बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द यूट्यूब चैनल फ़िज़िक्स मेंटोर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज का पार्ट चैप्टर 5 का शुरू करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर 10 है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर आवर्स फॉर डेली रोटेशन ऑफ आवर अर्थ इज़। देखें, आपके लिए क्वेश्चन में एक तो अर्थ एक हिंट है, दूसरा डेली रोटेशन से मुराद है अपने एक्सिस के गिर्द जो ज़मीन एक रोटेशन कंप्लीट करती है, तो उसको आपने एंगुलर वेलोसिटी रेडियंस पर आवर्स में रिप्रेजेंट करनी है। आपको एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन तो पता ही है, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो जब अर्थ अपने एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन कंप्लीट करती है तो एक रेवोल्यूशन कवर करती है। एक रेवोल्यूशन में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होता है, और उसमें जो वक्त लगता है वो 24 आवर्स है। तो कैंसिलेशन करने के बाद आपके पास पाई बाय 12 बचता है, यूनिट होगी रेडियन पर आवर्स। क्योंकि उसने हमसे क्वेश्चन में मांगा ही रेडियन पर आवर्स में है, तो इस लिहाज से ऑप्शन डी करेक्ट बनता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है द लीनियर एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा व्हेन एंगल थीटा इज। आपको मैं ऊपर आई बटन में एक लेक्चर दे देता हूँ। हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। मैं उसको मैग्नीट्यूड फॉर्म में यूँ भी लिख सकता हूँ। यहाँ पर ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा साइन थीटा लिखा हुआ है। हमसे कहता है कि ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा के बराबर कब हो जाएगा, यानी साइन थीटा यहाँ पर 1 के बराबर हो जाए तो ये साबित हो सकता है कि ए इज़ इक्वल टू आर अल्फ़ा के बराबर है। अब साइन थीटा कब 1 के बराबर होगा? साइन इन्वर्स जब हम दोनों तरफ अप्लाई करते हैं तो साइन इन्वर्स ऑफ 1 मुझे 90 डिग्रीज देता है, जिससे पता चलता है कि जब एंगल 90 डिग्रीज होगा किस किस के दरमियान, आर और अल्फ़ा के दरमियान, यानी रेडियस और एंगुलर एक्सेलरेशन के दरमियान जब एंगल 90 डिग्रीज होगा तो ए यानी कि लीनियर एक्सेलरेशन बराबर होगा आर मल्टीप्लाइड बाय अल्फ़ा। तो 90 डिग्रीज या पाई बाय 2 रेडियंस इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ाया जा चुका है थ्योरी वाले टॉपिक में। वहाँ मैंने आपको 3 ऑब्जेक्ट्स के मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़बानी याद रखने को कहे थे, जिनमें से एक स्फेयर भी था जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको उम्मीद है कि ज़बानी पता होगा। ये क्वेश्चन कहता है कि अ पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स ऑफ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड विच इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। कहता है कि एक ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स एक्ट कर रही है कुछ इस तरह से कि उसकी वेलोसिटी और अप्लाई करने वाली फोर्स ये दोनों की दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो सवाल पूछता है द मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, इट फॉलोज लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ एंड पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। देखें, याद रखिएगा जब कभी भी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कुछ इस तरह से एक्ट करे कि उसकी वेलोसिटी और फोर्स आपस में परपेंडिकुलर हों, तो ये फोर्स उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी की सिर्फ डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करती। पहली बात। दूसरी बात ये कि ये हमेशा एक सर्कुलर मोशन की निशानी है। सो हमारा सी ऑप्शन करेक्ट बनता है कि ये एक सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। तभी वेलोसिटी की डायरेक्शन को देखें जो कि हर लम्हा टेंजेंशियल है, जबकि हर पॉइंट पर सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन को देखें तो वो सेंटर की तरफ पॉइंट कर रही है और वेलोसिटी और फोर्स हमेशा परपेंडिकुलर हैं। ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में होता है। सो ऑप्शन सी करेक्ट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड हैज़ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट रिटार्डेशन, वेरिएबल एक्सेलरेशन, वेरिएबल स्पीड एंड कांस्टेंट वेलोसिटी। देखें, आप नोट करें, हम अक्सर पढ़ते आए हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट हो तो एक्सेलरेशन ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ सवाल में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्पीड कांस्टेंट है, यानी कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कहा गया है कि कांस्टेंट है। आपने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक फॉर्म यहाँ पे पढ़ी है, मैं ऊपर आई बटन में उसका भी लिंक दे देता हूँ। हमने ये प्रूव किया था चैप्टर 5 के थ्योरी वाले टॉपिक में कि लीनियर स्पीड v है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ r है। तो क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि स्पीड कांस्टेंट है, तो v तो कांस्टेंट हुआ।
सर्कल का रेडियस तो होता ही कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट पे डिवाइड करें तो यहाँ पर भी हमें कांस्टेंट ही मिलेगा, यानी राइट हैंड साइड अगर कांस्टेंट है तो इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड भी कांस्टेंट ही होगा। लिहाजा जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में कांस्टेंट स्पीड से यानी कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा हो तो उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, यानी कि उसके अंदर एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता रहता है और वो होता है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है एस्ट्रोनॉट्स अपीयर वेटलेस इन स्पेस बिकॉज। एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में वेटलेस क्यों अपीयर होते हैं? मैं ऊपर इसका भी लिंक दे देता हूँ आई बटन में। हम लोगों ने रियल और अपेरेंट वेट टॉपिक पढ़ा था, जिसके अंदर हमने ये साबित किया था कि जब कभी भी कोई ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह फॉल करेगा तो उसका अपेरेंट वेट ज़ीरो होगा। ये बात न्यूटन सेकंड लॉ में पुट करने पर यहाँ पे ऑलरेडी मैंने शो भी की है। देखें, ये नेट फोर्स है जब कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करता है विच इज़ इक्वल टू एम ए। एफ ये नेट फोर्स और ये एम ए, एफ इज इक्वल टू एम ए मैंने लिखा हुआ है। माइनस टी उस साइड पे ले जाएंगे, एम ए दूसरी साइड पे ले आएंगे, एम जी माइनस एम ए हो गया। अब चूंकि ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी है एक सैटेलाइट, क्योंकि स्पेस में तो ज़मीन के गिर्द जो सैटेलाइट है ये एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह फॉल कर रहा होता है। सो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का एक्सेलरेशन जी के बराबर होगा। सो मैंने जब यहाँ ए की जगह जी पुट किया, एम जी माइनस एम जी ज़ीरो हो जाएगा, सो अपेरेंट वेट ज़ीरो हो जाएगा। सो ये फ्री फॉल मोशन की वजह से एस्ट्रोनॉट अपीयर होता है टू बी वेटलेस। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन तस्वर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन इज़ कॉन्स्टेंट फॉर अ सैटेलाइट इन ऑर्बिट। जब कभी भी एक सैटेलाइट ज़मीन के गिर्द रिवॉल्व कर रहा होता है तो इन में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है? तो जवाब है जी एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। देखें, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसको सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफर कर रही है, जिसके नतीजे में ये ज़मीन के गिर्द रोटेट करता है, लेकिन ये फोर्स जो है टार्क अप्लाई नहीं कर रही होती, इसका टार्क सिफर होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के मुताबिक टार्क की वैल्यू अगर हम यहाँ सिफर पुट करें तो डेल्टा एल बाई डेल्टा टी ज़ीरो के बराबर आता है, और डेल्टा टी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें तो डेल्टा एल इज इक्वल टू ज़ीरो। अब चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब है कि एल कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो आप जानते हैं कि हर लम्हा डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंज होता रहता है। दूसरी चीज़ काइनेटिक एनर्जी है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, जिसमें वी चेंज होता रहेगा। जितना ये अर्थ से दूर होता है उतना ये स्लो हो जाता है, जितना ये अर्थ के करीब होता है उतना तेज़ी से चलता है। ये बेसिकली मैं केपलर्स लॉ की रोशनी में आपको बता रहा हूँ। सो वेलोसिटी चेंज होती है, काइनेटिक एनर्जी चेंज होती है, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, लेकिन एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन ऑर्बिट। नेक्स्ट, If Earth suddenly stops rotating, the value of g at equator would। कहता है कि अगर ज़मीन अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन मोशन रोक दे तो g की वैल्यू पर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू पर क्या असर पड़ेगा? देखें, g जो है वो मुख्तलिफ फैक्टर्स के चेंज होने से चेंज होता है, जिनमें इक्वेटर, पोल, इसके ऊपर भी इसकी जी की वैल्यू डिफरेंट है। इसी तरह एल्टीट्यूड के चेंज होने से भी चेंज हो जाती है जी की वैल्यू, लेकिन यहाँ पर जी का ताल्लुक मैंने इस इक्वेशन में रिप्रेजेंट किया है ज़मीन की स्पिन मोशन के साथ। तो इसके अंदर अगर हम बात, क्वेश्चन में हमसे इक्वेटर पूछ रहा है तो इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू का स्क्वायर थीटा में थीटा की वैल्यू 0 डिग्रीज पुट की जाएगी। यही अगर उसने पोल पूछा होता तो हम 90 डिग्रीज पुट करते। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात यह कि अगर वो कहता है कि अर्थ सडनली स्टॉप्स रोटेटिंग, यानी कि ओमेगा की वैल्यू अगर यहाँ सिफर पुट कर दें तो क्या होगा? तो जवाब ये है कि ये जो टर्म है ब्रैकेट के अंदर सेकेंड टर्म, ये जी में से नहीं होगी सब्ट्रैक्ट। तो जब सब्ट्रैक्ट नहीं होगी तो जी बढ़ जाएगा। इस वक्त जी की वैल्यू कम है, क्योंकि ये टर्म सब्ट्रैक्ट हो रही है। जब ये सब्ट्रैक्ट नहीं होगी तो उस वक्त जी की वैल्यू बढ़ जाएगी। मैं ये बात थोड़ा आसान अल्फाज में यूँ बयान कर सकता हूँ कि ये जो ग्रेविटी का कुछ हिस्सा है ये ज़मीन को स्पिन देने में मसरूफ़ है, सो वो हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर रहा, इसलिए जी की वैल्यू कम है। जिस वक्त ये ज़मीन स्पिनिंग रुक जाएगी ज़मीन की तो उस वक्त वो हिस्सा भी
हमें अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा, सो हमारा वज़न बढ़ जाएगा और जी की वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ठीक है, सो इसका जवाब होगा सी ऑप्शन, यानी कि इंक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If solid sphere and solid cylinder of same mass and same density rotate about their own axis, the moment of inertia will be greater for। पहली चीज़ तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक करेक्शन की है। अगर आप 2020 के अंदर मेरा ये लेक्चर सुन रहे हैं तो इस एडिशन के अंदर टेक्स्ट बुक के सी और डी जो है करेक्ट नहीं है, सो हमें करेक्शन करनी होगी, पहली चीज़। और दूसरी बात, अब आंसर की तरफ आता हूँ। इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी है, यानी सॉलिड सिलेंडर। क्यों? देखें, सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 mr², तो 0.5 हो गया। और इसी तरह स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 है, जो कि कैलकुलेटर 0.4 लिखता है। अब सवाल में हमें कहा गया है कि एक जैसा मास है, एक जैसी डेंसिटी है, तो जब मास भी सेम हो, डेंसिटी भी सेम हो, तो वॉल्यूम भी सेम होता है, यानी आर की वैल्यू भी सेम होगी। तो हमारे पास कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन दोनों में से ज़्यादा है, कौन सा कम है, इसका फैसला सिर्फ ये दो नंबर्स करेंगे। जो नंबर इनमें से बड़ा होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। चूंकि 0.5 बड़ा है 0.4 से, इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिलेंडर ग्रेटर है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द स्फेयर से। ये बात मैं एक लंबी कैलकुलेशन के बाद भी प्रूव कर सकता हूँ। जिसे शौक हो वो मुझे मेल व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके वो प्रूफ मांग सकता है, मैं उसको समझा भी सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि द ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on an astronaut on Earth's surface is 650 Newton downwards when she is in the International Space Station, यानी ISS. The gravitational force on her is, कहता है कि अर्थ की सरफेस पे एक एस्ट्रोनॉट है, उसका वज़न 650 न्यूटन है डाउनवर्ड, और जब वो स्पेस में ISS नाम के सैटेलाइट के अंदर होगी तो उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी एक्ट करेगी? तो इसका सही जवाब है सी, यानी कि स्मॉलर फोर्स एक्ट करेगी। जितनी फोर्स इसके ऊपर अर्थ के इन्वायरमेंट में एक्ट करी, यानी 650 न्यूटन, इससे थोड़ी सी कम। अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर तो बिल्कुल वज़न ही नहीं होता, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की तरह मूव कर रहा होता है, अपरेंट वेट तो 0 होता है, तो आंसर तो होना चाहिए एग्जैक्टली 0 ई होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। हमसे सवाल में पूछा है कि उसके ऊपर फोर्स कितनी एग्जर्ट हो रही है, हमसे ये नहीं पूछा कि वज़न कितना है, अपरेंट वेट कितना है। तो जवाब तो करेक्ट ऑप्शन जो है सी है। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। देखें, मैंने ये नीचे एक रेफरेंस दिया हुआ है नासा की वेबसाइट का, जिसे शौक हो वो यहाँ पर जाके स्टडी भी कर सकता है। मैं आपको सिंपल अल्फाज में पहले ये बात समझाता हूँ। जब कभी भी आप ज़मीन की सरफेस से ऊपर जाना शुरू करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बिटवीन द अर्थ यानी m1 और ऑब्जेक्ट, चाहे वो सैटेलाइट हो या कुछ भी हो, जिसे मैंने इस वक्त m2 से रिप्रेजेंट किया है, वो h की वैल्यू जब बढ़ेगी तो g की वैल्यू घटना शुरू कर देगी, क्योंकि f और डिनोमिनेटर में मौजूद r प्लस h ये इन्वर्सली रिलेटेड है। तो जितना h बढ़ता जाएगा उतना ही ग्रेविटेशनल फोर्स घटती जाएगी। अच्छा, अब नासा की वेबसाइट के ऊपर ये लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ISS, ये जिस ऑर्बिट में होता है वहाँ पर सिर्फ 10% ग्रेविटी कम होती है, 90% ग्रेविटी अभी भी हमारे पास होती है, यानी सिर्फ 10% वज़न घट जाएगा। इस लिहाज से 650 न्यूटन वाला ऑब्जेक्ट में से 10% उसका वेट माइनस कर दें तो हमारे पास अब भी उसका वज़न बचता है 585 न्यूटन। अच्छा, अब ये सवाल तो आपके जहन में ज़रूर उठ रहा होगा कि वहाँ पर तो अपरेंट वेट 0 होता है। तो अपरेंट वेट 0 होने की वजह जो है वो ये नहीं है कि उसके ऊपर ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही होती, ग्रेविटी उसके ऊपर अब भी 90% ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है। अपरेंट वेट के 0 होने की वजह जो है वो फ्री फॉल मोशन है। आप अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जहां आप बैठे हुए इस वक्त मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, वहीं बैठे बैठे अगर आप अपने हाथ से कोई चीज़ फेंक दें फ्री फॉल मोशन में, तो वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में रह कर भी बिल्कुल वेटलेस होगी। तो चाहे ये बहुत ज़्यादा हाइट पर हो या अर्थ के एटमॉस्फेयर में हो, फ्री फॉल मोशन के दौरान अपरेंट वेट 0 ही होगा। तो हमसे सवाल में पूछा गया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स
के ऊपर क्या असर पड़ेगा, तो उसका जवाब है कि वो स्मॉलर होगी, ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, तो ये मैंने प्रूफ इसीलिए दिया है कि तसल्ली हो जाए आपकी। आप चाहें तो इस रेफरेंस को ट्रेस भी कर सकते हैं और मुझसे भी मांग सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कम्प्लेक्स है, आप तवज्जो दीजिएगा। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास m and radius r rolls down and incline without slipping. Its moment of inertia about an axis through its center of mass is 1/2 mr square. At any instant while in motion, its rotational kinetic energy about its center of mass is what fraction of its total kinetic energy? सवाल पूछता है कि एक सॉलिड सिलेंडर है, वो मास उसका कैपिटल m से रिप्रेजेंट कर रहा है, रेडियस कैपिटल r से रिप्रेजेंट कर रहा है, और हमसे पूछता है कि अगर इस सिलेंडर को एक इंक्लाइंड प्लेन से रिलीज कर दें तो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी की रेशो क्या होगी। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी पहले लिखेंगे, टोटल काइनेटिक एनर्जी बाद में लिखेंगे। देखें नेक्स्ट स्टेप देखें, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मैंने वैसे ही छोड़ दिया, टोटल काइनेटिक एनर्जी को मैंने दो पार्ट्स में स्प्लिट कर दिया। एक कंपोनेंट कहलाता है रोटेशनल कंपोनेंट काइनेटिक एनर्जी का और दूसरा ट्रांसलेशनल कंपोनेंट। रोटेशनल वाला जो ऊपर और नीचे कंपोनेंट्स लिखे हैं, ये बात हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन में पड़ी है। मैं ऊपर आई बटन में दे देता हूँ, इस वक्त आई बटन आपके सामने आ भी रहा होगा, कि जिसके अंदर हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हमने प्रूव किया था काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो आप हाफ एम वी स्क्वायर बहुत पहले से जानते हैं। अब चूंकि बात क्वेश्चन में सॉलिड सिलेंडर की हुई है, तो सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो 1/2 mr स्क्वायर है। मैंने यहाँ पर भी पुट कर दिया और नीचे भी पुट कर दिया। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखें 1/2 1/2 1/4 बन जाएगा। सो मैंने ऊपर भी और नीचे भी अगले स्टेप में सिर्फ 1/4 लिखा, बाकी जो कुछ जैसे था वैसे ही लिख लिया, हाफ 1/4 mr स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, उससे अगला स्टेप ये है कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि आर ओमेगा बराबर होता है वी के। रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के मुताबिक आर और ओमेगा का प्रोडक्ट हमें देता है वी, लेकिन यहाँ आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर है, तो इन दोनों को हटा के वी स्क्वायर से रिप्लेस कर दिया, ऊपर भी और डिनोमिनेटर में पहली टर्म के अंदर भी। इससे अगला स्टेप ये है कि आपने एलसीएम लेना है और एम वी स्क्वायर को कॉमन लेना है। एम वी स्क्वायर को कॉमन ले लें डिनोमिनेटर में, तो 1/2 और 1/4 का एलसीएम आता है 3/4। अब ऊपर और नीचे एम कैंसिल, वी स्क्वायर कैंसिल, और 1/4 और 3/4 को कैंसिलेशन करने के बाद हमारे पास 1/3 बचता है। सो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर की मल्टीपल चॉइस वाला पार्ट, जिसे मैंने कोशिश की है कि स्टेप वाइज एक्सप्लेन करूं सॉल्यूशन। तो अगर इसमें आपको कुछ समझ ना आया हो तो मेरे राब्ता नंबर आपके सामने है। मोहम्मद मुज़म्मिल को इंशाल्लाह अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ अब अगली बार आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।